बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ ऐसा सेशन आ जाए जिसके अंदर हम सारी के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को इकट्ठा हमें मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें एक ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दिए जाएं। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ गए हैं फॉर्मूला शीट। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी बच्चे हार्ट बना लेंगे, यानी कि स्टार मार्क कर लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वेपर फेज के अंदर पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी चीजें, उस केस में आपको क्या लगाना होगा, आपका डाल्टन्स लॉ लगाना होगा। और जब लिक्विड फेज में कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आपको राउल्स लॉ लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों में कई बार कंफ्यूजन होती है। इसको अदली बदली मत कर देना है ना, कहीं पेपर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ट्रिक लगा के आ जाओ लोन, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो बेटा जी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, ठीक है। जिसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है बेटा जी। हेलो हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एक ही लेक्चर के अंदर, वन शॉट के अंदर, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ ऐसा सेशन आ जाए जिसके अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को इकट्ठा हमें मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए, हमें एक ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दिए जाएं। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लेकर आ गए हैं फॉर्मूला शीट, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इकट्ठे करवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ठीक है, जिनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इसको नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ये है कि आप नोट्स खुद बना लें, जिससे आपको फॉर्मूलाज लर्न भी हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ आप फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो उसी तरीके से मैं भी सेम सीक्वेंस में चलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगी, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और लास्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले बेटा जी कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप सभी को पता है कंसंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जी मास परसेंटेज, ठीक है, m/m परसेंटेज। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मास है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ऊपर मास और नीचे भी क्या लिखेंगे बेटा जी, मास लिखेंगे। पर हमेशा ऊपर हम किसका मास लेते हैं, सॉल्यूट का, और नीचे हम क्या लेंगे, हमेशा सॉल्यूशन का ही लेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। उसी तरीके से अगर v/v परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हम 100 ले लेंगे। वैसे ही m/v परसेंटेज अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे वॉल्यूम है तो हमने वॉल्यूम लिया है, वो भी किसका, सॉल्यूशन का, इनटू में हमने 100 किया है। जिस तरीके से बेटा जी हमने ये वाले फॉर्मूलाज देखे हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पीपीएम को हम m/m के अंदर है ना डिफाइन कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से v/v और m/v में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर m/m पीपीएम का मुझे फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता है ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या है, मास है। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁴ क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है जी, क्लियर। उसी तरीके से आप बाकी फॉर्मूलाज भी बना सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा वो है कैपिटल एम। कैपिटल एम मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है, मोलारिटी बता रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है एम क्या बताता है, हमें मोलारिटी बताता है बेटा जी, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है हमें ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो ml में दे रखा हो तो हमें कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसी सेम फॉर्मूला के थ्रू अगर आपसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछ लिए जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बना लेंगे, मोलारिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, मिलीमोल्स आ जाएंगे, तो आपको वहां पर वॉल्यूम को ml के अंदर लेना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल m। स्मॉल m यहाँ पर हमें क्या बता रहा है बेटा जी, मोलालिटी के बारे में बता रहा है। मोलालिटी, मोलालिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में
हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड सॉल्वेंट, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम नीचे सॉल्वेंट लेते हैं, वो भी किसके अंदर, केजी में। यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है लीटर्स के अंदर। अब इन दोनों में से आपको पता है किस कंसंट्रेशन टर्म को हम प्रेफर करते हैं, हमें प्रेफर करना होता है मोलालिटी को, क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा जी, मास डिपेंडेंट टर्म है जो कि चेंज नहीं होती है विद चेंज इन टेम्परेचर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को जब हम ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर आती है। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पर आपको जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है तो वो मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स होगा। टोटल मोल्स कैसे निकाल सकते हो, जितने भी कंपोनेंट है उनको आप ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैंने 2 कंपोनेंट माने हुए हैं ए एंड बी, तो मेरे पास मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को हम ऊपर रखते हैं और नीचे में आप क्या लगा दोगे, टोटल मोल्स लगा दोगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करने वाले हैं हमारे हेनरी लॉ की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बेटा जी इस लॉ के, है ना, हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेनरी लॉ हमें कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा क्या होता है, हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना आप इसको, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी आपके हेनरी लॉ से एप्लीकेशन से काफी ज्यादा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़े लॉजिकल वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो पूछे जाते हैं, तो उसको एक बार आप ध्यान रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो आती है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपके पास वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी बच्चे हार्ट बना लेंगे, यानी कि स्टार मार्क कर लेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आपको ध्यान रखना होगा। राउल्स लॉ हमें क्या कहता है, राउल्स लॉ हमें कहता है पार्शियल प्रेशर जो कंपोनेंट ए का है वो किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए कह लो, या फिर ये आपको पता है हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। जब आपको टोटल निकालना होगा, क्या निकालना होगा बेटा, टोटल आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, हमारे पास पीए प्लस में पीबी। पी और पीबी को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा जी डाल्टन्स लॉ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ आपको कब लगाना है, ये चीज में देखो मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखी है। जब भी वेपर प्रेशर, है ना, जब भी आपको वेपर फेज के अंदर पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी चीजें, उस केस में आपको क्या लगाना होगा, आपका डाल्टन्स लॉ लगाना होगा। और जब लिक्विड फेज में कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आपको राउल्स लॉ लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब हमें डाल्टन लॉ कहता है जो पीए है वो वाईए एंड पीटी के बराबर है। पीटी क्या है हमारे पास, आपको पता है टोटल प्रेशर है, ठीक है। और जो वाई ए क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है, बता रहा है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन गैस फेज, ठीक है, इन वेपर फेज कह लो, ठीक है, या फिर कह लो इन गैस फेज, इन वेपर फेज, ठीक है। आपको ध्यान होगी ये वाली बात, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लेते हैं मेरे पास ये इस तरीके से बीकर है जिसके अंदर मैंने कुछ क्या ले रखा है, कुछ सॉल्यूशन ले रखा है, कुछ लिक्विड ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों है, ठीक है। कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, है ना, उसको हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए और बी दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, ठीक है। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए के जो यहाँ पर वेपर्स बने हैं, है ना, उसका जो मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे वो वाई ए होगा, और वहीं पे दूसरा वाला क्या होगा, वाई बी होगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और ये किसके अंदर लिया है हमने, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज के अंदर आपको
बता रखा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई है ये दोनों बातें, ठीक है। आइए वापस से चलते हैं हम हमारी फॉर्मूला शीट के ऊपर, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप पीए और इस वाले पीए को कंपेयर करके एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी पीबी और इस पीबी को कंपेयर करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पता है जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने की वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वही हमारे पास क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। पर यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि किसके बराबर है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में हमने ये क्या लगा दिया है, वेंट हॉफ फैक्टर लगा दिया। आपको पता है करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया था, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अब आपको पी नॉट पता होना चाहिए, पी एस पता होनी चाहिए। क्या है जो हमारे पास पी एस है, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यानी कि जब मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया था, उससे जो मेरे पास सॉल्यूशन बना वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। और वहीं पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने पी नॉट से रिप्रेजेंट करा है। प्योर सॉल्वेंट जो हमारा है वही क्या है, वॉलेटाइल है। सोल्यूट तो हमने यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल लिया था। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी सेम इसी फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसके दो फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान रखने हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस में टी बी नॉट, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी अगर आपको निकालना है वो के बी इंटू में एम, इंटू में हमने क्या लगाया है यहाँ पर आई, क्या है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर है। करेक्शन के लिए हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है आई से। आप ध्यान रखेंगे ये जो के बी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसका नाम आपको पता है क्या, इसको बोलते हैं हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला फॉर्मूला के ऊपर हम, नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर हम जंप करेंगे, जिसमें हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। सेम उसी तरीके से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम इंटू में हमने वेंट ऑफ फैक्टर लगा लिया है। यहाँ पर के एफ आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए के एफ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ आइडियल सॉल्यूशन के आपको एग्जाम्पल लिख कर दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी आपके लिए क्या लिख दिए, एग्जाम्पल, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, या फिर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारा अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। एंड फॉर करेक्शन हमने यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। सी यहाँ पर हमें मोलारिटी बताती है, और हमें पता है सी मोलारिटी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम के। तो हम जब सी की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नीचे इसके पास हमने क्या लगा दिया, वॉल्यूम लिख दिया है। तो आपको पता है ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ वैसा सा ही ये फॉर्मूला लग रहा है, बस यहाँ पर जो हमारा पाई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या सभी को क्लियर? उसी तरीके से आपको पता ही है ना, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे हैं और हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, उन दोनों के लिए हमारे पास ये वाले फॉर्मुलाज है। आई यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर है, तो ये वाले दोनों फॉर्मुलाज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। क्या सभी को क्लियर हो गया है? ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज फॉर सोल्यूशन चैप्टर। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जी आपको पता है इस केस में हम तीन चीजें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, और थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा कंडक्टेंस, ठीक है। तो उन सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है गैल्वेनिक सेल के लिए एक ट्रिक आपको बताई गई है, LOAN, ठीक है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमने एक और ट्रिक बना रखी है, पैनिक, ठीक है। यानी कि लोन लेकर क्या हो गया है, पैनिक क्रिएट हो गया है। हम पहले लोन लेते हैं फिर पैनिक, ठीक है। इसको अदली बदली मत कर देना, कहीं सोचो है ना, कहीं पेपर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ट्रिक लगा के आ जाओ लोन, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो लोन है ये हमें क्या बताता है, क्या बताता है, लेफ्ट। L4 क्या है, लेफ्ट। O4 क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर, ठीक है। और एनोड हमारी कैसी है, नेगेटिव है। उसी तरीके से जो पैनिक है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास A जो है, P क्या है पॉजिटिव और A फॉर क्या है एनोड, ठीक है, एनोड हमारी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है, एंड N क्या है नेगेटिव, N क्या है नेगेटिव इज कैथोड, यानी कि कैथोड हमारी नेगेटिव है, क्लियर है, और एनोड हमारी क्या है पॉजिटिव है, जस्ट एक दूसरे के क्या है ये अपोजिट है, ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को हमारा क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC मेन चीज मानते हैं, उसी के टर्म्स में हम यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो ये दोनों की दोनों हमने जो E नॉट कैथोड एंड E नॉट एनोड लिया है ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है जी। तो उसी के बेसिस पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ई नोट ऑफ द सेल आपको निकालना पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उससे अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन सभी को पता होनी चाहिए, ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू। ये जो लॉग क्यू है ना, इसको हम कैसे निकालते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट को हम कैसे निकालते हैं, जो भी रिएक्शन आपको दे रखी होगी आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप पुट करेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर ई ऑफ द सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। जब इस सेम चीज को हम इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग केसी। क्योंकि हमने ये एट इक्विलिब्रियम लिया है इसलिए हमने यहाँ पर क्यू को चेंज करके क्या लगा दिया है, केसी लगा दिया है, ठीक है। केसी निकालना काफी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। यहाँ पर जो एफ है ये क्या होता है बेटा, फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लेना, ये वाला फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा जी फेराडे लॉ। दो हमें क्या पढ़ने हैं, फेराडे के लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है W इज इक्वल्स टू ZI इंटू में T होता है। W हमें क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताता है, साथ ही साथ Z हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताता है, ठीक है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बता रहा है, साथ में I इंटू में T करंट इंटू में टाइम, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं किसकी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। अगला हम यहाँ पर मूव करेंगे सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ भी आपको पता है हमने किस तरीके से निकाला था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडक्टेंस के फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये फॉर्मूला बिल्कुल बचपन वाला फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है ना अपने क्लास 9 10th के अंदर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में रो, जिसको मैं क्या बोलूंगी, मेरी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम के कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन में R हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और G से रिप्रेजेंट करते हैं। L बाई A हमारे पास कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टिविटी सेल का, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है। G स्टार क्या होता है, ये भी काफी बार आपसे आपके स्कूल के एग्जाम्स में या फिर आया होगा या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेम वही वाला फॉर्मूला भाई, जो अभी हमने यहाँ पर बताया आपको मैंने बताया कि 1 बाय R जो है वो हमारे पास कंडक्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसकी यूनिट कई बार आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास कंडक्टिविटी से रिलेटेड भाई फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो कंडक्टिविटी वो G इंटू में G स्टार है, G की वैल्यू आपको पता है, G स्टार की वैल्यू आपको पता है, आप फॉर्मूला के अंदर पुट करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा M से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारे पास यानी कि कापा इंटू 1000 अपॉन में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, मोलारिटी लगाएंगे। वहीं पे मोलारिटी यहाँ पर क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, यानी कि हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, यानी कि कंसंट्रेशन जो थी ना वो हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दी है, वो जो कंसंट्रेशन है वो 0 को अप्रोच कर रही होगी, है ना। उस केस में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन मैक्सिमम है। डाइल्यूशन मैक्सिमम है तो आपके पास लेमडा M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेमडा M की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और उसको हम लेमडा M नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है कराश लॉ की, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बता रहा होता है। अगर मेरे को क्या निकालना है, NaCl के लिए क्या निकालना है, लेमडा M नॉट निकालना है, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ही बराबर होता है। NaCl आपको पता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का बना हुआ है, तो यहाँ पर जो लेमडा M नॉट है वो Na पॉजिटिव का, जब उसको आप Cl नेगेटिव के लेमडा M नॉट में ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल निकल कर आ जाएगा ये वाला
लॉ भी काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको इसका लॉ पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे जो कि हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो बेटा जी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ठीक है, जिसका सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है बेटा जी, रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन। ठीक है, C फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर टाइम है, तो C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन में T फाइनल माइनस में T इनिशियल, सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यार ये थ्योरी वाली चीजें हैं, आपको प्लीज कर लेना है, वो पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करती हूं, फॉर दिस इक्वेशन हमारे पास यहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब हम निकालेंगे, है ना, ये जो हमारे पास आपको पावर्स दिखाई दे रही हैं, इन दोनों का जब हम सम कर देते हैं तो यही हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, m प्लस में n होगा। ठीक है, अब ये m और n जो हैं ये इसके, है ना, रिएक्शन में इस इन कोफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना, हो भी सकते हैं, ये जो n की वैल्यू है ये y के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, हम रिएक्शन को देखने जस्ट भर से नहीं बता सकते हैं, बस रिएक्शन को देख लिया और हमने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता है हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर इन आवर सिलेबस हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर हमको फर्स्ट ऑर्डर एंड हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इन दोनों के फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इनके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर पावर क्या लगा दी है, जीरो लगा दी है। ठीक है, तो किसी की भी पावर जीरो 1 के बराबर होती है, यानी कि जो रेट है हमारे पास फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो k के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा और ना ही चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो किसके बराबर आ गया, k के, यानी कि कांस्टेंट के बराबर आ गया। वहीं पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर पावर 1 लगा दी है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ए नॉट पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, साथ ही साथ आपको ए नॉट माइनस में एक्स पता होना चाहिए, ये क्या है, आफ्टर टाइम टी जब हमने, है ना, निकाला था कंसंट्रेशन, तो वो क्या था, ए नॉट माइनस में एक्स था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ ये वाले सेम फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास टी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ए नॉट अपॉन में 2k के बराबर होती है। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि जब टी हाफ आपको पता है हाफ लाइफ, राइट, जब रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगी तब क्या रिलेशन होगा, ए नॉट अपॉन में क्यू होगा। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच का जब हम रिलेशन निकालेंगे, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क का, 2 मार्क का, प्लीज इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी यहां पर टी हाफ, ठीक है, टी हाफ लाइफ फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके अंदर ये डेरिवेशन से एक पहले वाला जो स्टेप है, फाइनल आंसर निकालने से एक पहले वाला जो स्टेप है ना, log 2, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि, है ना, इस वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0.0693 अपॉन में के, ये तो सभी बच्चों को पता ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन के ऊपर हमारी टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, तो इसीलिए इसका ग्राफ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारे कंसंट्रेशन के, प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम गैसीय स्टेट में जब बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाता है, साथ ही साथ अर्हीनियस इक्वेशन का मेन फॉर्मूला, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो EA है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा जी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या है बेटा जी, म्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया जाता है, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू K1 बाय में K2। ये चीज आपको, ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इंटू 2 हो जाता है। इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर बेस्ड भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको, है ना, फॉर्मूला शीट से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। ये सभी के सभी फॉर्मूलाज आप अपने नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और स्कूल जाने से पहले, है ना, स्कूल जाने से पहले कह रही हूँ, डेली जैसे स्कूल आप जाते हैं, ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होंगे, तो रोज जैसे ही आप
तैयार होते हैं स्कूल जाने से पहले, है ना, तैयार होते होते आपने इसको अपनी A4 शीट को अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लेना है और रोज इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे, है ना। और फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होंगे, है ना, फॉर्मूलाज ही नहीं आते तो न्यूमेरिकल तो बेटा दूर की बात है। तो सबसे पहली चीज है कि फॉर्मूला कम से कम याद हो, है ना। अगर बाय चांस बोर्ड के पेपर में तुम्हारा थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी बाय चांस, है ना, कैलकुलेशन के अंदर या किसी और चीज के अंदर, तो कम से कम हमें जो है फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसका तो नंबर मिल जाए ना। हमने वैल्यू तो पुट कर रखी है, तो फॉर्मूला ही याद नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करेंगे। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।